कभी सोचा है 1 अरब से ज्यादा लोगों, सैकड़ों भाषाओं और अनगिनत संस्कृतियों वाले देश को एक साथ कैसे चलाया जाए? इसका जवाब एक किताब में है, भारत का संविधान। आइए इसी महान दस्तावेज की कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो कितना बड़ा है ये संविधान? इसमें आज 470 से ज्यादा अनुच्छेद है। सोचिए जरा, ये इसे दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान बनाता है। तो ये सिर्फ एक नियमों की किताब नहीं, बल्कि एक महाग्रंथ है ना? और हाँ, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। जब 1950 में ये लागू हुआ था, तब इसमें थे 395 अनुच्छेद। और आज ये संख्या कहीं ज्यादा है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान एक जीता जागता दस्तावेज है, जो भारत के साथ साथ समय के साथ साथ बढ़ भी रहा है और बदल भी रहा है। तो अगले कुछ मिनटों में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो ये समझेंगे कि ये इतना विशाल क्यों है। फिर इसकी आत्मा यानी इसके मूल दर्शन को जानेंगे। फिर ये देखेंगे कि एक आम नागरिक के लिए इसके क्या मायने हैं, शासन की पूरी मशीनरी कैसे काम करती है, और आखिर में ये कैसे समय के साथ आज भी इतना प्रासंगिक बना हुआ है। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये इतना लंबा है क्यों? जवाब छिपा है भारत की अपनी पहचान में, हमारी जबरदस्त विविधता में। सोचिए, इसके बनाने वालों को ये पक्का करना था कि हर भाषा, हर धर्म, हर संस्कृति, हर किसी को इसमें जगह मिले, सबका ध्यान रखा जाए। और इसी वजह से शासन के लिए एक बहुत ही विस्तृत खाका तैयार करना पड़ा। अब चलिए सीधे इसके दिल में उतरते हैं, और वो है इसकी प्रस्तावना। ये एक तरह से पूरे दस्तावेज का दार्शनिक सार है। वो आईना है जो दिखाता है कि भारत किन मूल सिद्धांतों पर खड़ा है। सबसे पहला शब्द संप्रभु। इसका मतलब सीधा और साफ है। भारत एक आज़ाद देश है, अपने फैसले खुद लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र, चाहे वो देश के अंदर के मामले हों या बाहर के। कोई भी बाहरी शक्ति हमें ये नहीं बता सकती कि हमें क्या करना है। फिर आता है समाजवादी। इसका मतलब है सामाजिक और आर्थिक बराबरी की तरफ बढ़ना। मतलब लक्ष्य एक ऐसा देश बनाने का है जहां सरकार की ये जिम्मेदारी हो कि वो अपने नागरिकों की ज़रूरतों का ध्यान रखे, जैसे अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मौके। पंथनिरपेक्ष, और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि हमारे देश का, हमारी सरकार का कोई अपना धर्म नहीं है। यहाँ सभी धर्मों का बराबर सम्मान है और हर किसी को अपना धर्म मानने और उसका पालन करने की पूरी आज़ादी है। लोकतांत्रिक, यानी असली ताकत किसके हाथ में है? जनता के हाथ में। लोग वोट देकर अपनी सरकार चुनते हैं और वही सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। और आखिर में गणराज्य। इसका मतलब है कि हमारे देश का जो मुखिया है यानी राष्ट्रपति, वो कोई राजा रानी नहीं है जिसका बेटा या बेटी ही अगला शासक बनेगा। नहीं, वो एक चुना हुआ व्यक्ति होता है। ये बात लोकतंत्र के विचार को और भी मजबूत करती है। ठीक है, तो हमने देश का पूरा दर्शन तो समझ लिया, पर एक आम इंसान के लिए, एक नागरिक के लिए इसके क्या मायने हैं? चलिए अब इस पर आते हैं। देखते हैं कि संविधान हर एक व्यक्ति को क्या शक्ति देता है। संविधान हमें 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, जैसे समानता का अधिकार या बोलने की आज़ादी। और ये सिर्फ वादे नहीं हैं, ये कानूनी अधिकार हैं जो हमें सरकार की मनमानी से बचाते हैं। अगर इन अधिकारों का हनन हो तो कोई भी सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। यही भारतीय लोकतंत्र की असली नींव है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प फर्क समझना जरूरी है, अधिकारों और सिद्धांतों के बीच। मौलिक अधिकार, जैसा हमने देखा, उन्हें लागू करवाने के लिए अदालत जाया जा सकता है, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो सरकार के लिए एक तरह से नैतिक गाइड की तरह हैं। मतलब वो सरकार को एक बेहतर, कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा दिखाते हैं। और नागरिकों के हाथ में सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो है वोट का अधिकार। इसका मतलब है कि 18 साल से ऊपर का हर नागरिक, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति या धर्म का हो, सरकार चुनने में बराबर की हिस्सेदारी रखता है। तो हमारे पास अधिकार भी हैं और सिद्धांत भी। लेकिन सवाल ये है कि इन्हें जमीन पर कौन उतारता है? चलिए अब उस पूरी मशीनरी को समझते हैं जो संविधान के इस विजन को हकीकत में बदलती है। भारत में चलती है ब्रिटिश स्टाइल की संसदीय प्रणाली। मतलब ये कि राष्ट्रपति भले ही राज्य के प्रमुख हों, लेकिन असली कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के पास होती है, जो सीधे संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। इसके अलावा एक और खास बात है, सारी की सारी शक्ति सिर्फ दिल्ली में सिमटी हुई नहीं है।
भारत का ढांचा संघीय है, यानी शक्तियां केंद्र सरकार और अलग-अलग राज्य सरकारों के बीच बंटी हुई हैं। दोनों के अपने अपने काम और अपने अधिकार क्षेत्र हैं। तो इससे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, जब शक्ति इस तरह केंद्र और राज्यों के बीच बटी है, तो फिर संकट के समय में, मुश्किल वक्त में असली बागडोर किसके हाथ में होती है? और इसका जवाब छिपा है एक शब्द में, अर्धसंघीय। सामान्य समय में ये एक संघीय सिस्टम की तरह काम करता है, लेकिन जब कोई राष्ट्रीय आपातकाल आती है तो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। और इन सब पर, पूरे सिस्टम पर नजर कौन रखता है? कौन है इसका गार्डियन? वो है हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका, खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट, जो संविधान का रक्षक है। वही ये पक्का करता है कि सरकार भी कानून के दायरे में रहकर ही काम करे। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, ये समझना कि आखिर ये दस्तावेज 7 दशकों से भी ज्यादा समय से इतना प्रासंगिक कैसे बना हुआ है। और इसका राज इसकी खुद को बदलने की, अडैप्ट करने की क्षमता में है। देखिए, संविधान में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन ये प्रक्रिया न तो बहुत आसान है और न ही बहुत मुश्किल। एक बैलेंस रखा गया है। ये संतुलन ही ये सुनिश्चित करता है कि संविधान बदलती ज़रूरतों के हिसाब से तो इवॉल्व हो सके, लेकिन इसके जो मूल सिद्धांत है उसके साथ आसानी से कोई छेड़छाड़ न कर पाए। तो सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी बात क्या है? ये कि भारत में संविधान सर्वोच्च है। कोई भी, न संसद न प्रधानमंत्री, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, और यही बात एक नियम आधारित शासन की गारंटी देती है। तो 75 से भी ज्यादा सालों की इस यात्रा के बाद 1 अरब से ज्यादा लोगों का ये खाका तमाम चुनौतियों और बदलावों के बीच आज भी खड़ा है। अब सवाल ये है कि क्या ये दस्तावेज भारत को आने वाले भविष्य में भी सही रास्ता दिखाने के लिए तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।